Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you are all fine. In the previous lectures, we discussed two phases of returns to a factor. We discussed the increasing returns to scale and constant returns to scale. Now let us today discuss another phase of returns to a factor, that's diminishing returns to a factor. इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहा जाता है. प्रीवियस स्टेज में आपने देखा कि इफ़ वी अप्लाई टू अ फिक्स्ड फैक्टर द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड विद द फिक्स्ड फैक्टर. इनिशियली जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है, इन स्टेज फर्स्ट इट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट. इन स्टेज सेकंड if we continue the process of applying variable factors to the fixed factor, total product increases only at a constant rate. If we go further and continue the process, what happens? We witness what's known as diminishing returns to a factor, right? और इस diminishing returns को factor को law of diminishing returns भी कहा जाता है. In a way, it's a universal law. It's applicable everywhere. The basic statement of the law is that if we apply, or it simply refers to a situation in which total output tends to increase at the diminishing rate when more of the variable factor is combined with the fixed factor. That is to say, as we go on applying more and more units of a variable factor to a fixed factor, the total product of the commodity increases at a diminishing rate. That is, it increases, but the pace of increase is low compared to previous two phases. और ऐसी सिचुएशन में जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिमिनिश होता है. इट मीन्स दैट एवरी एडिशनल डोज ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एडिंग लेस एंड लेस. अगर इनवर्स में जाएं तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होगा. दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. How the law operates? To have a better understanding of the operation of the law, let's take an illustration in the form of this table. देखिए, हमने एक टेबल लिया है. As usual, labor is our variable factor and capital is our fixed factor. It's same, it's fixed, but the units of the variable factor ये चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. Now if we apply to the fixed factor, that's capital, the variable factors, that's labor. Now what is the behavior of output? It's explained here. देखिए, first dose of variable factor combined with the fixed factor gives us 5 units of the commodity. If we apply the second unit, our total product goes to 8. If we apply 3, total product goes to 10. If we apply 4, it goes to 11. If we apply 5, it remains 11. If we apply 6, it's 10. What does this mean? देखिए, जो पहला डोज हमने दिया उसने हमें 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट दिए, लेकिन जब दूसरा दिया जो हमारा टोटल प्रोडक्ट 8 यूनिट्स हो गया. इसका मतलब ये है कि हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है. जब थर्ड यूनिट दिया तो फिर भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन द पेस ऑफ इंक्रीज इज लेस. देखिए, पहले इंक्रीमेंट ने हमें 3 यूनिट्स दिए, लेकिन जब हमने थर्ड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर अप्लाई किया, जो थर्ड का कंट्रीब्यूशन है दैट्स ओनली 2. फोर्थ का कंट्रीब्यूशन ओनली 1 यूनिट. इट मीन्स दैट आवर टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग बट एट ए डिमिनिशिंग रेट. 5, 8, 10. अब आगे आइए, फोर्थ पे 11 हमारा टोटल प्रोडक्ट. तो ये कहते हैं हम total product increase only at a decreasing rate or it may even stop increasing. यहाँ देख लीजिए,
इंक्रीज स्टॉप हो गई। फोर्थ यूनिट ने, जब हमने फोर्थ यूनिट अप्लाई किया टोटल प्रोडक्ट 11th है, जब फिफ्थ किया तो अगेन टोटल प्रोडक्ट इज 11। हेयर द टोटल इंक्रीज इन द टोटल प्रोडक्ट हैज स्टॉप्ड। अगर हम फर्दर जाएंगे टोटल प्रोडक्ट विल स्टार्ट डिमिनिशिंग। देखिए जब हमने सिक्स्थ यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर अप्लाई किया, जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है ये इंक्रीज के बजाय डिक्रीज होने लगा, क्योंकि एट द फिफ्थ डोज इट वाज 11, नाउ इट इज 10। हियर वी विटनेस डिक्रीज ऑफ 1 यूनिट। अब मार्जिनल प्रोडक्ट की तरफ आते। देखिए पहले यूनिट ने हमें 5 दिए, जब हमने दूसरा अप्लाई किया उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3 है, तीसरे का कंट्रीब्यूशन 2 है, फोर्थ का कंट्रीब्यूशन ओनली 1 है। जब हमने फिफ्थ यूनिट लगाया हिज कंट्रीब्यूशन इज 0, दैट इज ही हैज एडेड नथिंग। तो यहां हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा 0 है। कब 0 होता है? व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। टोटल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम 11 है, और यहाँ से हमारी जो टोटल प्रोडक्ट करो है इट चेंजेस इट स्लो। हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है कब? जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। मैक्सिमम कब है? एट द फिफ्थ यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, दैट इज 11 मैक्सिमम है। इससे आगे ये बढ़ता नहीं है। इसके बाद ये 10 चला गया। जब ये नेगेटिव में जाता है तो उस वक्त हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट करो, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये भी नेगेटिव में चला जाएगा। यहाँ याद रखना है टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0, राइट। अगर इसे हम थोड़ा ग्राफ में ट्रांसलेट करें तो आपके सामने ऐसे आएगा। ये देखिए हमारी टोटल प्रोडक्ट करू है अप टू पॉइंट P। स्लोप से पता चलता है हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एट द डिमिनिशिंग रेट। और यहाँ हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, दैट्स 11। और इसके बाद टोटल प्रोडक्ट करो अपना स्लोप चेंज करती है, इट स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। टोटल प्रोडक्ट डिमिनिश होने लगता है एंड इट विल कंटिन्यू टू डिमिनिश बट नेवर विल टच 0। ये कभी नहीं हो सकता है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट की तरफ आइए। देखिए हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश होता जा रहा है। कब तक? अप टू पॉइंट P। हेयर MPC इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज 0। अगर हम फर्दर लगाने की कोशिश करेंगे तो हम नेगेटिव की तरफ, उस सूरत में हमारे जो मार्जिनल प्रोडक्ट करो है इट गोज बियॉन्ड x एक्सिस, तो ये नेगेटिव में चली जाती है। ठीक है ना। दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब ध्यान से देख लीजिए हमारी ग्राफिक कर्व्स की शक्ल क्या है। तो अगर हम अच्छी तरह अब लास्ट पे कहेंगे, हम इसे डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रपोर्शन ऑफ वन फैक्टर इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इज इंक्रीज्ड आफ्टर ए पॉइंट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्टर विल डिमिनिश। what are the causes responsible for diminishing returns to a factor? It may be explained in terms of the fixity of the factor. देखिए जो fixity of the factor is the principal cause that explains the occurrence of law of diminishing returns. As more and more units of the variable factor continue to be combined with the fixed factor. ये जो fixed factor है it gets overutilized होता है। जब ये ओवर यूटिलाइज हुआ तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे। ओवर यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ। अब दूसरा फैक्टर है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। देखिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं फॉर ईच अदर। जैसे कि मोर एंड मोर ऑफ लेबर फॉर एग्जांपल कैन नॉट बी कंटिन्यूसली यूज्ड इन प्लेस ऑफ एडिशनल कैपिटल। लेबर को हम कैपिटल के बजाय इस्तेमाल नहीं कर सकते। Accordingly, diminishing returns to the variable factor become inevitable, right? Then another factor that is responsible for diminishing returns is the poor coordination between the factors. देखिए अगर हम कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहें वेरिएबल फैक्टर को फिक्स्ड फैक्टर के साथ, एक पॉइंट आता है जहाँ जिसे हम आइडियल फैक्टर रेशो, पहले भी हम बात कर चुके हैं, जो हमारा आइडियल फैक्टर रेशो होता है, अगर हम उसको क्रॉस करते हैं तो what happens there? This results in poor coordination between fixed factor and the variable factor. The law of diminishing returns accordingly sets in. The coordination between the factors may get so distorted that total product starts declining, so that marginal product of the variable factor it becomes first 0 and even negative, जैसे कि आपने अभी ग्राफ में
देखा, राइट। दीज आर द कॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हमने तीनों स्टेजेस डिस्कस किए। हमारे पास एक और लॉ है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, जो लगता है कि विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लॉज। अगरचे कॉम्बिनेशन नहीं है, स्टिल द लॉ रिजेंबल्स दीज थ्री लॉज। वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।